नमस्कार दोस्तों, जीकेपी इंडिया की इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 21 दिसंबर को आयोजित एलटी ग्रेड कॉमर्स के प्रश्न पत्र में जो जीएस के प्रश्न आए हुए थे उनको लेकर के आया हुआ हूँ मैं। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके उत्तर क्या होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न पूछा गया कि महिला खो खो विश्व कप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों, इस महिला खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया गया और इसमें भारत का जो स्थान था वो पहला था। इस तरह से देखें तो इसका उत्तर डी सही होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर डी हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न दिया हुआ था। इसमें पूछा गया था कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो दोस्तों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का उत्तर डी सही हो गया। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल क्या होता है। तो दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल जो है वो 120 दिन का होता है, लगभग 4 महीने का जीवन काल होता है। तो इस तीसरे प्रश्न का उत्तर 120 हो गया, डी सही है। चौथा प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने खेती की भूमि की नाप कराई। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर बी सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने मसाहत की प्रणाली को लागू किया, बिस्वा नामक पैमाने को लागू किया और इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी जो है वह पहला सुल्तान हो जाएगा जिसने खेती की भूमि की नाप कराई और उसने लगान का निर्धारण माप आधारित किया। इस क्रम में अगला प्रश्न गणित का है। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पावर, अगर हम अंग्रेजी में देखें, एक्स पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो दोस्तों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व हम नहीं कर सकते क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसका उत्तर बी सही होगा। ये जो 5 दिया हुआ है यह उत्तर सही होगा। तो पाँचवें प्रश्न का उत्तर जो है वो बी ऑप्शन 5 सही है। छठा प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्हाट इज जर्म प्लाज्म। तो जर्म प्लाज्म क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जर्म प्लाज्म जो है ये आनुवांशिक सामग्री है, डी इसका सही होगा। और जीन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है वो ट्रांसफ़र होता है, एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफ़र होता है। ये आनुवांशिकी का मामला है। छठे प्रश्न का उत्तर डी सही होगा। सातवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी जीवनी विलियम वेंडर वर्न ने लिखी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोग्राफीज इज रिटन बाय ए विलियम वेंडर वर्न। तो दोस्तों, वेंडर वर्न जो थे वो ए.ओ. ह्यूम के निजी सचिव हुआ करते थे। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक हुआ करते थे। तो वेंडर वर्न ने जो है वो ए.ओ. ह्यूम की ही जीवनी लिखी है। इस प्रकार से सातवें प्रश्न का उत्तर जो है वो बी सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यदि इसमें हम देखें तो प्रश्न है कि इसकी स्थापना सन 1982 में हुई थी। तो जी बिल्कुल हुई थी, ये ऑप्शन तो सही है। फिर पूछा जा रहा है कि यह कृषि के संबंध में आरबीआई द्वारा पूर्व में किए गए समस्त कार्य को करता है। दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। किस लिए गलत है? क्योंकि कृषि के संदर्भ में आरबीआई के द्वारा केवल ऋण संबंधी कार्यों को वो करता है, बाकी कार्य आज भी आरबीआई अपने अनुसार करता है। इस नाते इसका डी ऑप्शन सही है। जिस अभ्यर्थी का भी ये पेपर रहा होगा तो उनका ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवल एक सही है और जो 2 है वो गलत है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अंग्रेजी में देखें तो सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इंस्टीट्यूटेड इन, कहाँ पर स्थापित है। तो दोस्तों, ये न तो भोपाल में स्थापित है न ही झांसी में, है ना। स्थापित कहाँ पर है? कोच्चि में।
तो इस 9वें प्रश्न का उत्तर जो है वो कोच्चि जो है वो सी जो है वो सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ऑपरेशन सिंदूर पर न सिर्फ देश को बल्कि देश के सभी लोगों को, पूरी सेना को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 7 मई 2025 को प्रारंभ हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, करंट से जुड़ा हुआ। ये 10वें का डी सही है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, तो ये तो बिल्कुल सही है। हिमनद का पिघलना यानी ग्लेशियरों का पिघलना, ये भी सही है। बीमारियों का फैलना, हाँ जब इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो बीमारियां तो पैदा होंगी ही। और प्रवाल भित्तियों का विरंजन होना, तो दोस्तों ये ऑप्शन भी सही है। तो अगर देखा जाए तो इसमें ये जो चारों ऑप्शन हैं वो सही हैं। तो इसमें सी ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4, तो हम इस सी को जो है सही कर देंगे। यानी 11वें प्रश्न का जो है वो कौन सा उत्तर सही है दोस्तों? तो जो 11वां प्रश्न दिया गया है तो 11वां प्रश्न का उत्तर जो है वो सी सही होगा। डी गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है, तो सी सही है। 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का पहला प्रक्षेपण यान कौन सा था? दोस्तों ये इसरो से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 SLV-3। आइए अंग्रेजी का ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा उसमें सरल स्पष्ट होगा। हाँ देखिए, अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 SLV-3। तो दोस्तों यही ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि 1980 में इसको लॉन्च किया गया था और उस समय इस परियोजना के जो निदेशक हुआ करते थे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुआ करते थे। तो जो 12वां प्रश्न है इसका उत्तर ए सही होगा। 13वां प्रश्न लेते हैं, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में क्या शामिल नहीं है? जीवन स्तर, शिक्षा, राष्ट्रीय आय, स्वास्थ्य। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ए ग्लोबल मल्टीमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन, नेशनल इनकम और हेल्थ। तो दोस्तों इस 13वें प्रश्न का उत्तर सी होगा। लिविंग स्टैंडर्ड यानी जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीनों तो इसमें होता है MPI इंडेक्स में, लेकिन नेशनल इनकम शामिल नहीं है। तो 13वें प्रश्न का जो है उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13वें प्रश्न का उत्तर जो है वो सी जो है वो सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे जो है वो छोटा ग्रह है? तो ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, आप सभी लोगों को इसका उत्तर पता होगा। ये सही है, बुध जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसके बाद देखें तो 15वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया कि भारत का बजट 2025-26 किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों सामान्यतया ये देखने को मिलता है कि 1 फरवरी 2025 को ये बजट प्रस्तुत किया गया था। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को इसे प्रस्तुत किया था। 18वां प्रश्न है कि एक प्रक्रिया जिसे भारी अघुलनशील पदार्थ तल पर बैठ जाते हैं क्या कहलाती है? ए प्रोसेस इन विच हैवियर इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेटल डाउन ए बॉटम इज। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है वो इवेपोरेशन तो नहीं होगा, डिस्टिलेशन भी नहीं होगा और फिल्टरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि फिल्टरेशन से फिल्टर करते हैं, इवेपोरेशन से वाष्पीकरण होता है और डिस्टिलेशन भी नहीं होगा। तो सेडिमेंटेशन इसका जो उत्तर है ये सही होगा। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको हम अवसादन कहेंगे। क्या कहेंगे? अवसादन। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि उत्तरकालीन मुगल बादशाहों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? अंग्रेजी क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द लेटर मुगल एम्परर इज। तो पहला ऑप्शन दे रहा है जहांदार शाह, दूसरा दे रहा है फर्रुखसियर, तीसरा दिया जा रहा है रफ़ी-उद-दारजात और मोहम्मद शाह। तो दोस्तों जहांदार शाह लंपट मूर्ख जो है ये तो पहले आएंगे, नंबर 1 पर हो जाएंगे, ये नंबर 1 हो जाएंगे। इसके बाद फर्रुखसियर घृणित कार्य नंबर 2 पर हो जाएंगे। रफ़ी-उद-दारजात
4 महीने लगभग रहे, ये तीसरे स्थान पर हो जाएंगे। और महमूद शाह जो है ये चौथे नंबर पर हो जाएंगे। दोस्तों महमूद शाह से प्रश्न जो है मॉर्निंग पीरियड में भी पूछा हुआ था, जो चिनकिलिच खां से संबंधित था। तो इसमें 1 2 3 4 एकदम बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है वो कौन सा सही होगा? 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो है वो ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ए सही हो जाएगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मृदा के पीएच मान का मापन इंगित क्या करता है? ठीक है, तो दोस्तों मृदा का जो पीएच मान है वो निश्चित रूप से इसका बी सही होगा, सक्रिय अम्लीयता, है ना। अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी में इसको कहेंगे एक्टिव एसिडिटी। एक्टिव एसिडिटी मेजरमेंट ऑफ द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल इंडिकेट्स एक्टिव एसिडिटी। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसका बी सही होगा। 19 नंबर पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, जिस भी अभ्यर्थी का पेपर रहा होगा उसने बिल्कुल सही उत्तर दिया है ना। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, नो डाउट। तो 19 का 4 सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 90% बढ़ा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? दोस्तों वृत्त की त्रिज्या अगर 50% बढ़ा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 125% की उसमें वृद्धि देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो 20 नंबर का प्रश्न है, यदि वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? तो दोस्तों जो है 125% बढ़ेगा, है ना। और 21 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, थोड़ी विजिबिलिटी कम है लेकिन आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामान्य रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच करने, सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो दोस्तों इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 340 के तहत ऐसे आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार है। तो 21 का उत्तर ए हो गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। आइए मिलाते हैं, है ना। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? कह रहा है कि प्रेयरी, है ना। क्या दिया हुआ है? प्रेयरी। तो प्रेयरी कहाँ है? तो अगर हम प्रेयरी को देखें तो दोस्तों प्रेयरी तो यूएसए में ही है, तो पहला का पहला सही हो जाएगा। और अगर स्टेपी यानी प्रेयरी का यूएसए हो जाएगा। और स्टेपी कहाँ है? तो स्टेपी जो है वो सेंट्रल एशिया का मैदान है, तो बी का 3 सही हो जाएगा, है ना। और कैंपोस जो है ये दक्षिण अमेरिका में है, तो इसका ब्राज़ील हो जाएगा। और वेल्ड जो है ये साउथ अफ्रीका में है, तो वेल्ड जो है वो अफ्रीका में हो जाएगा। तो हम देखें तो ए का पहला और बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा, यानी ये जो बी ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो बी ऑप्शन दिया हुआ है ये सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द पिंक ई रिक्शा स्कीम। 23 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, हिंदी में विजिबिलिटी थोड़ी कम है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र की सरकार ने किया हुआ है। किसकी सरकार ने किया हुआ है? महाराष्ट्र की सरकार ने किया। देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, बीजेपी शासित राज्यों के द्वारा किए गए कार्य जो है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम को कब अधिसूचित किया गया? तो दोस्तों ये अधिनियम 2009 में बना और 2009 में ही इसका वाइट पेपर जारी हुआ था। 2009 में इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, तो 24 का ए सही होगा। हाँ, इससे मत कंफ्यूज होइएगा क्योंकि 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था, तो लागू होने और कानून बनने की अधिसूचना में अंतर है। तो 2009 में यह कानून बना था। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करना, ये नहीं होगा। विकेंद्रीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, जी बिल्कुल ये सही है। जब पंचायती राज व्यवस्था या नगर निकायों होंगे तो उस विकेंद्रीकरण होगा।
कृषकों को शिक्षित करना गलत, उपरयुक्त में से कोई नहीं भी। तो 25 का ए सही होगा। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना होगा। 26 नंबर क्वेश्चन गणित का है। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी दोस्तों? अगर इसको लगाएंगे आप तो 200 मीटर ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, है ना। और 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब बर्फ़ पानी में बदलने लगती है तब क्या होता है? तो दोस्तों जब बर्फ़ पानी में बदलने लगती है तो वह ऊष्मा का अवशोषण करती है और वहाँ पर गुप्त ऊष्मा प्रभाव दिखता है। इस नाते 27 का ए ऑप्शन सही होगा, ऊष्मा अवशोषित होती है। अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो हीट एब्जॉर्बेड जो ऑप्शन है ए, ये सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोस्तों ये अन्नामुड़ी लिखा हुआ है। अन्नामुड़ी चोटी जो है वो 2695 मीटर ऊंची चोटी है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केरल राज्य में पड़ेगी। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का संबंध किससे है? दोस्तों अनौपचारिक जो शिक्षा होती है उसी को हम प्रसार शिक्षा भी कहते हैं। इस नाते इस 29 नंबर क्वेश्चन जो है इसका उत्तर सी सही होगा। और 30 नंबर अंतिम प्रश्न है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। निम्न में सही का कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले राजा राम मोहन राय हो जाएंगे तो 3, और उनके बाद जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, और फिर उनके बाद केशव चंद्र सेन, और स्वामी विवेकानंद इन लोगों में सबसे छोटे थे तो सबसे लास्ट में आएंगे। 3, 2, 1, 4 बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये सही होगा। तो आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी थोड़ी ऊर्जा प्राप्त हो आप लोगों से। धन्यवाद।